जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि उसके शरीर का हर हिस्सा बुरी तरह पीटा गया है। वह हिल भी नहीं सकता और चारों ओर देखकर समझ जाता है कि वह झुग्गियों के एक गरीब कमरे में पड़ा है। उसकी बहन उसके पास बैठी है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब है। उसे याद आता है कि कुछ गुंडों ने उन दोनों को बुरी तरह पीटा था और उसकी बहन ने उसे बचाने के लिए खुद सारे वार सह लिए थे। उसके बाद उसने अपनी गंभीर चोटों को नजरअंदाज करते हुए कई दिनों तक उसकी देखभाल की, लेकिन अब वही गुंडे फिर कमरे में घुस आते हैं और आते ही उसकी बहन को लात मारते हैं। उससे कोई आवाज नहीं निकलती और वह जमीन पर गिर जाती है। तब पता चलता है कि वह पहले ही मर चुकी है, लेकिन उन दरिंदों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस हैरानी होती है कि कुछ दिन पहले की मार ही उसे मारने के लिए काफी थी। फिर भी झुग्गियों में हर चीज की कीमत होती है, यहाँ तक कि एक लाश की भी। इसलिए वे उसकी बहन की लाश को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइनी ऐसा होने नहीं देना चाहता। वह पूरी ताकत लगाकर हिलने की कोशिश करता है, पर उसका कमजोर शरीर जवाब दे देता है। वह बस अपना कांपता हुआ हाथ थोड़ा सा उठा पाता है और तभी उसके हाथ से नीली मना की चमक निकलती है। अचानक उसे हिलने की ताकत मिल जाती है। वह उन हरामियों पर चिल्लाता है कि रुक जाओ और उन पर झपट पड़ता है। वह एक गुंडे को पीछे धक्का देने में भी सफल हो जाता है और फिर अपनी बहन की लाश के ऊपर ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। गुंडे उसकी इस हिम्मत पर गुस्से से उसे लगातार लात मारते हैं, लेकिन टाइनी सब सह लेता है और अपनी बहन की लाश से हटता नहीं। आखिरकार वे लड़की की लाश छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टाइनी अपनी हालत के बारे में सोचने लगता है और समझता है कि चीजें उसकी पिछली जिंदगी से अलग हो रही हैं, क्योंकि उसे साफ याद है कि इस समय वह मना इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तभी उसे समझ आता है कि वह सच में अतीत में लौट आया है। अपनी पिछली जिंदगी में वह हथौड़ा चलाने वाला सबसे ताकतवर वॉरियर था। जब मॉन्स्टर्स ने दुनिया पर हमला किया था तो महाद्वीप का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन उसने अकेले बीस्ट लॉर्ड को हरा दिया था और खुद घातक रूप से घायल हो गया था। तभी पास में पड़े मुश्किल से जिंदा एक बूढ़े नाइट एसगर्ड ने उसे आवाज दी और अपना सबसे बड़ा राज बताते हुए कहा कि उसे अतीत में जाकर उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। फिर अपनी मैजिक रिंग का इस्तेमाल करके उसने टाइनी को समय में पीछे भेज दिया। अब जब टाइनी को एसगर्ड की आखिरी बातें याद आती हैं तो उसे उम्मीद होती है कि इस बार वह भविष्य बदल सकेगा, लेकिन उसे इस बात पर गुस्सा भी आता है कि एसगर्ड उसे थोड़ा पहले क्यों नहीं भेज पाया ताकि वह अपनी बहन को बचा सके। तभी वह खून खांसने लगता है और समझ जाता है कि उसका शरीर अभी भी कमजोर है। इसलिए वह पछतावे में डूबने के बजाय अपनी बहन को ठीक से अलविदा कहने का फैसला करता है। उसे एसगर्ड की बात याद है कि उसे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले वह वुल्फ से बदला लेना चाहता है जो उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार है। अपनी पिछली जिंदगी में वह मुश्किल से वुल्फ से बदला ले पाया था, लेकिन इस बार वह सही तरीके से बदला लेना चाहता है। सबसे पहले वह अपनी बहन का ठीक से अंतिम संस्कार करना चाहता है। बाद में वह अपनी बहन अरीना के शव के सामने खड़ा होता है जो ताबूत में रखा है और अंतिम संस्कार शुरू होता है। अरीना उसकी असली बहन नहीं थी, लेकिन दोनों के काले बाल और काली आंखें थीं जिन्हें इस महाद्वीप में अपशकुन माना जाता था। इसलिए टाइनी को लोग दूर रखते थे, जबकि अरीना ने अपना भाई खो दिया था और टाइनी में ही उसे नया भाई मिला था। टाइनी को अफसोस होता है कि वह उसकी दया और प्यार का बदला कभी नहीं चुका पाया। प्रीस्ट अंतिम संस्कार शुरू करता है और उसी समय अरीना की दोस्त एम्मा टाइनी के गंभीर चेहरे को देखकर समझ जाती है कि वह बदल गया है, क्योंकि उसने अपने आखिरी परिवार को खो दिया है। एम्मा को याद आता है कि कुछ समय पहले जब वह उसके घर गई थी तो उसने उसे अपनी बहन की लाश के पास बैठकर खाना खाते देखा था, जो उसके लिए बहुत डरावना दृश्य था। उसे यह देखकर और भी हैरानी हुई थी कि उसके सारे घाव भी ठीक हो चुके थे। फिर उसने अरीना के शरीर को उठाया और एम्मा उसके ठंडे व्यवहार से डर गई थी। उसने उसे डांटा भी था कि वह उसकी बात कभी नहीं सुनता था जैसे अरीना की सुनता था। तब टाइनी ने चुपचाप उसे सूप के लिए धन्यवाद कहा था और वादा किया था कि वह उसका एहसान जरूर चुकाएगा। अब उसे देखकर भी एम्मा समझ नहीं पा रही कि उसके मन में क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ टाइनी अपनी बहन के प्यार का बदला चुकाने के बारे में सोच रहा है और उसे याद है कि वह हमेशा उसे आत्मविश्वास से जीने और सिर ऊंचा रखकर चलने के लिए कहती थी। इसलिए वह तय करता है कि अब वह वैसा ही करेगा और पछतावे में डूबने के बजाय अपने मन में अपनी बहन से वादा करता है कि इस बार वह बिना पछतावे के जिएगा। एक महीना गुजर जाता है और कई हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग के बाद वह मना का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। अब आखिरकार वुल्फ से बदला लेने का समय आ गया है। वह वुल्फ के अड्डे के सामने खड़ा होता है। उसके गुंडे उसे देखकर सोचते हैं कि वह कोई भिखारी है और चिढ़ जाते हैं। जब टाइनी आराम से पूछता है कि क्या वुल्फ अंदर है, उनमें से एक उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाइनी हवा में ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी कलाई को इतनी जोर से दबाता है कि वह दर्द से चिल्लाने लगता है।
टाइनी उसे चुनौती देता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वह एक बच्चे को नहीं संभाल सकता। वह गुंडा दर्द से घुटनों पर गिर जाता है और टाइनी दूसरे गुंडे की ओर बढ़ता है, जो समझ ही नहीं पा रहा कि एक बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वह आदमी सोचता है कि शायद यह किसी ड्रग का असर है, खुद को समझाते हुए कि बच्चा आखिर बच्चा ही होता है। वह टाइनी की कॉलर पकड़कर उसे किनारे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सिर्फ उसकी शर्ट खींच पाता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वह किसी इंसान को नहीं बल्कि लोहे के भारी टुकड़े को उठाने की कोशिश कर रहा हो। टाइनी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह दिखने से ज्यादा भारी है और वह आदमी अपना समय बर्बाद कर रहा है। फिर वह उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। असल में टाइनी अपनी ताकत बढ़ने से बहुत खुश है क्योंकि अब उसकी मना उसके शरीर के साथ पूरी तरह सिंक हो चुकी है, जो उसकी पिछली जिंदगी में कभी नहीं हो पाया था। यह खास ग्रोथ टेक्निक उसे अपने मना और शरीर के बीच लगातार इंटरैक्शन बनाकर और मजबूत बनने में मदद करती है। लेकिन इसकी एक समस्या है कि उसे लगातार बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ता है, और एम्मा की वजह से वह यह कर पाया। जब वह अपने ही ख्यालों में खोया खड़ा होता है तो बचे हुए गुंडे उसे हैरानी और डर से घूरते रहते हैं। टाइनी समझ जाता है कि नई जागी हुई मना भले कमजोर हो लेकिन घायल शरीर में बहुत आसानी से अब्जॉर्ब हो जाती है। वह एक गुंडे को ऊपर हवा में फेंक देता है और तंज करते हुए कहता है कि पहले उसे पीटने के लिए उनका धन्यवाद। वह आदमी सीधे अड्डे की बिल्डिंग में जा गिरता है और अंदर मौजूद सब लोग घुसपैठिए को देखकर सतर्क हो जाते हैं। वे टाइनी को पहचान लेते हैं कि यह वही भिखारी बच्चा है और उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह अकेला और बिना हथियार के यहाँ आया है। लेकिन टाइनी मुस्कुरा देता है। वह एक गुंडे को पैर से पकड़कर कहता है कि उसके पास हथियार है। वह आदमी डर और दर्द से चिल्लाने लगता है जब टाइनी उसे घुमाकर फ्लेल की तरह इस्तेमाल करता है और उसी इंसान के शरीर से बाकी गुंडों को पीटने लगता है। यह देखकर ज्यादातर गुंडे डर से कांपने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी गिर चुके होते हैं और उसके इस इंसानी हथियार से हार जाते हैं। छोटे गुंडों को खत्म करने के बाद अब वह मजबूत दुश्मनों की ओर ध्यान देता है। अब सिर्फ लांडा ब्रदर्स बचे हैं। वह उंगली से इशारा करके उन्हें अपने ऊपर हमला करने की चुनौती देता है। उनमें से एक तलवार लेकर टाइनी के शरीर को भेदने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी रुक जाता है क्योंकि उसे टाइनी के छोटे से शरीर के चारों ओर घूमती हुई मना दिखाई देती है। लालच बढ़ जाता है क्योंकि मना यूजर्स के शरीर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। उधर टाइनी बिल्कुल शांत और उबा हुआ है क्योंकि जिस आदमी को वह हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था वह अब थक चुका है और गिरने वाला है। उसे याद आता है जब उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे इंसान को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए डांटा था। तब उसकी क्रूर लड़ाई की शैली को संतुलित करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने उसे क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट सिखाया था। वही टेक्निक वह अब इन भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। दोनों भाई एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उनकी तलवारों से पीछे हट जाता है। वह पहले ही उनकी हरकतें समझ चुका है, इसलिए वह एक भाई को मुक्का मारता है और दूसरे को लात, फिर उनमें से एक को पकड़कर जोर से जमीन की ओर फेंक देता है। शरीर जमीन से टकराने से पहले ही टाइनी बिजली जैसी तेजी से उसके पास पहुंचता है और उसे फिर से लात मारता है। आखिरकार वह दोनों को हरा देता है। तभी हमलावरों का नेता वुल्फ आखिर सामने आता है। अपनी पिछली जिंदगी से टाइनी पहले ही जानता है कि वुल्फ असल में एक वे बीस्ट है, और साधारण नहीं बल्कि एक सिल्वर वे बीस्ट, जो वे बीस्ट रॉयल फैमिली के सीधे वंशज माने जाते। तब उसे कभी यह पता नहीं चला था कि इतना दुर्लभ वे बीस्ट झुग्गियों जैसी जगह में कैसे आ गया, क्योंकि उस समय उसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। लेकिन अब उसे यकीन है कि वह सच्चाई जरूर पता लगाएगा। वुल्फ यह देखकर हैरान हो जाता है कि टाइनी ने उसके आदमियों को इतनी आसानी से हरा दिया। जब टाइनी उसे चुनौती देता है और कहता है कि अब वह उसे भी मारने वाला है, तो वुल्फ तुरंत ट्रांसफॉर्म होने लगता है ताकि उसे सबक सिखा सके। टाइनी यह देखकर खुश होता है कि वह शुरुआत से ही पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन जब वुल्फ पूरी तरह बदल जाता है तो टाइनी हैरान रह जाता है, क्योंकि वह सिल्वर वे बीस्ट नहीं बल्कि सिर्फ एक साधारण मुत निकलता है। वुल्फ इसे अपमान समझकर गुस्से से भर जाता है और तेजी से टाइनी पर झपटकर अपने पंजों से बार बार हमला करता है। टाइनी उसके हर वार से बचते हुए स्थिति का अंदाजा लगाता है। वुल्फ सच में लांडा ब्रदर्स से तेज और मजबूत है, लेकिन उतना ताकतवर नहीं जितना वह सिल्वर वे बीस्ट था जिससे टाइनी अपनी पिछली जिंदगी में लड़ा था। टाइनी उसके जबड़े को पकड़कर मना की ताकत से उसे कुचल देता है और दूर फेंक देता है। उसे
अपने एक वे बीस्ट साथी की बात याद आती है जिसने बताया था कि जब ऐसे लोग नियंत्रण खो देते हैं तो उनसे कैसे निपटना चाहिए। अब टाइनी वही तरीका यहाँ इस्तेमाल करने वाला है। गुस्से में वुल्फ फिर उस पर झपटता है, लेकिन टाइनी उसके हर पंजे से बच जाता है और एक ब्लाइंड स्पॉट से जोरदार लात मारते हुए कहता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। फिर वह उसे लगातार लात और घूंसे मारकर बुरी तरह पीटता है, क्योंकि उसे याद है कि उसके साथी ने कहा था कि वह बीस्ट को तब तक पीटो जब तक उनका अंदर का बीस्ट शांत न हो जाए, क्योंकि उनके पास रिजनरेशन एबिलिटी होती है जो यह सब सह सकती है। अगले ही पल वह वुल्फ को दीवार में दे मारता है, जिससे दीवार में दरार पड़ जाती है और उसके अंदर से एक पत्थर नीचे गिर जाता है। वुल्फ वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है और टाइनी देखता है कि उसे होश आ गया है। वुल्फ समझ नहीं पाता कि टाइनी उसे क्यों पीट रहा है और उसका मकसद क्या है, लेकिन टाइनी इस बार उसकी रीढ़ तोड़ने के लिए तैयार है और चाहता है कि वह मरने से पहले उसकी बहन से माफी मांगे। उसे लगता है कि तब उसकी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। जब टाइनी कहता है कि वह उसे मार देगा तो डर के मारे वुल्फ उससे और उसकी बहन दोनों से माफी मांगने लगता है। टाइनी कहता है कि चाहे वह कितना भी उसे मारना चाहता हो और उसकी लाश अपनी बहन की कब्र पर चढ़ाना चाहता हो, लेकिन वह जानता है कि उसकी बहन वुल्फ का चेहरा वहां देखना नहीं चाहेगी, इसलिए वह पहले सच्चाई जानना चाहता है। वह धमकी देता है कि हर सवाल का जवाब नहीं देने पर उसे फिर पीटा जाएगा। तभी टाइनी जमीन पर पड़े एक मोनोरो को देखता है, जिसे वह उठाता है, क्योंकि उसे याद नहीं कि उसकी पिछली जिंदगी में यह वहाँ था। जैसे ही वह उसे छूता है उसे उसके अंदर से डार्क एनर्जी महसूस होती है और अगले ही पल उसे उस पत्थर के अंदर जंजीरों में जकड़ा एक सिल्वर वे बीस्ट दिखाई देता है जो गरज रहा होता है। टाइनी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यह क्या है। उसे अपनी एल्फ साथी की बात याद आती है जिसने उसे स्पिरिट बीस्ट्स के बारे में बताया था। ये ऐसे जीव होते हैं जो सैकड़ों साल तक मना इकट्ठा करते हैं और इस दौरान अक्सर रीबर्थ की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ये बहुत दुर्लभ होते हैं और आमतौर पर सिर्फ एल्फन ही में रहते हैं। उसे याद है कि उसने उसे एक स्पिरिट स्टोन भी दिखाया था जिसमें किसी स्पिरिट की असली एसेंस बंद होती है। अब टाइनी समझ जाता है कि उसके हाथ में वही चीज है और सोचता है कि वुल्फ को इतनी कीमती चीज कैसे मिली, लेकिन यह स्पिरिट स्टोन डार्क डिमोनिक एनर्जी से दूषित है। सबसे पहले टाइनी उस बीस्ट को बांधने वाली डार्क चेन्स तोड़ देता है और जैसे ही वह ऐसा करता है उसके दिमाग में उस बीस्ट की यादें भर जाती हैं। वह देखता है कि एक सिल्वर वुल्फ को कुछ रहस्यमयी लोग घेर लेते हैं जिनसे डार्क एनर्जी निकल रही होती है। वे हर तरफ से उस पर हमला करते हैं और जब वह हार जाता है तो उसके शरीर में डार्क डैगर्स घोंपकर उससे स्पिरिट स्टोन निकाल लेते हैं। फिर वह देखता है कि वह पत्थर एक बच्चे को दे दिया जाता है और अगले ही पल वह बच्चा उसे अब्जॉर्ब करके वुल्फ बन जाता है। तब टाइनी समझ जाता है कि यह इंसान से आर्टिफिशियल वे बीस्ट बनाने का विकृत तरीका है। अब उसे समझ आता है कि इस बार वुल्फ उस स्टोन को पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसलिए वह सिल्वर वे बीस्ट नहीं बन सका। तभी उस सिल्वर वुल्फ की स्पिरिट आगे बढ़ती है और इंसानी वुल्फ से बदला लेने के लिए तैयार होती है, लेकिन टाइनी उसे रोक देता है और कहता है कि वह चाहता है कि वुल्फ मरने से पहले और ज्यादा कष्ट सहे। टाइनी हैरान रह जाता है जब वह स्पिरिट वुल्फ उसकी बात समझ लेता है। उसे एस्टीना की बात याद आती है जिसने कहा था कि अगर किसी इंसान की आत्मा शुद्ध हो और उसके पास पर्याप्त मना हो तो वह स्पिरिट मेज बन सकता है, और अक्सर बच्चों के पास इसका सबसे ज्यादा मौका होता है। टाइनी सोचता है कि शायद फिर से बच्चा होने की वजह से वह स्पिरिट मेज बनने के योग्य हो गया है, इसलिए यह बीस्ट उसे समझ पा रहा है। हालांकि उसे खुद पर शक है कि उसकी आत्मा शुद्ध है या नहीं। तभी स्पिरिट बीस्ट खुद बताता है कि जब टाइनी ने जंजीरें तोड़ी तो उसकी मना टूटे हुए पत्थर की दरारों में भर गई और इसी वजह से वे एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। टाइनी पूछता है कि क्या वे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और स्पिरिट बीस्ट तुरंत सिर हिला देता है। टाइनी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उत्साहित हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि सामान्य मैजिक के विपरीत स्पिरिट्स को मेज को लगातार कंट्रोल नहीं करना पड़ता, बल्कि वे खुद फिजिकल पार्टनर की तरह लड़ सकते हैं। उन्हें बस अपने समनर से लगातार मना मिलती रहनी चाहिए और वे अपने मेज के साथ साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। यही कारण था कि एस्टीना 10 नाइट्स में सबसे ताकतवर मानी जाती थी। स्पिरिट बीस्ट एक शर्त रखता है कि उसे अपने दुश्मनों से बदला चाहिए और टाइनी तुरंत मान जाता है, क्योंकि वह खुद भी डार्कनेस की ताकतों से लड़ने वाला है। कुछ नियम तय करने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। टाइनी अपने नए साथी को एक नाम देने का फैसला करता है और उसे वलंग नाम देता है, जो मूनवुल्फ से जुड़ा हुआ नाम है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वुल्फ के पीछे असली लोग कौन हैं? टाइनी को पूरा यकीन है कि वे डार्कनेस की ताकतों से जुड़े हैं, क्योंकि उसने उस पत्थर में डार्क एनर्जी महसूस की। वे डीमन फॉलोअर्स हैं जो भगवान की जगह डीमंस की पूजा करते हैं। बीस्ट लॉर्ड की सेना आने से पहले यही लोग दुनिया में तबाही मचा रहे थे। उस समय टाइनी एक लैबिरिंथ के अंदर था, इसलिए उसे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं था। वह वुल्फ को लात मारकर पूछता है कि क्या डीमन फॉलोअर्स ने उसे स्पिरिट स्टोन दिया था। लेकिन जब वुल्फ चुप रहता है तो टाइनी वलंग से उसे संभालने के लिए कहता है। वलंग जोर से गरजता है, जिससे वुल्फ डरकर होश में आ जाता है। टाइनी फिर सवाल दोहराता है और पूछता है कि वह लोग कहाँ हैं और अभी क्या योजना बना रहे हैं। वुल्फ डरावनी हंसी हंसते हुए कहता है कि वह उन लोगों के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था और वे टाइनी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही वह उनकी ताकत के बारे में बोलना शुरू करता है, उसका सिर अचानक फट जाता है। टाइनी तुरंत समझ जाता है कि उन लोगों ने उस पर कोई स्पेल लगा रखा था ताकि वह उनके बारे में कुछ न बता सके। तभी उसे अपनी पिछली जिंदगी की बात याद आती है, जब वुल्फ ने कहा था कि वे लोग उसे ढूंढकर मार देंगे। उस समय टाइनी ने सोचा था कि वह अपने ही गुंडों की बात कर रहा है, लेकिन बाद में जब उसने उन आदमियों की जांच की तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि वुल्फ एक वह बीस्ट था। फिलहाल इस मामले को यहीं छोड़ने का फैसला करके टाइनी दीवार में पड़ी दरार को देखता है और सोचता है कि उसके अंदर और क्या छिपा हो सकता है। वह वुल्फ की लाश उठाकर दीवार पर दे मारता है और जोर लगते ही पूरी दीवार टूट जाती है, जिससे अंदर छिपा हुआ एक सेफ दिखाई देता है। टाइनी सोचता है कि मौका मिलने पर वह यह बात एसगर्ड को जरूर बताएगा। वह कहता है कि उसे अपने पुराने साथियों पर भरोसा है, फिर खुद को सुधारते हुए कहता है कि एसगर्ड तो उसका भविष्य का साथी होगा। वह सेफ खोलता है और अंदर बहुत बड़ा खजाना देखता है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर है, वैलेंशिया सील की रिंग, क्योंकि उसी रिंग की मदद से वह इगार्ड के करीब जा सकता है। यह वही रिंग है जो क्लो ने उसे दी थी और कहा था कि अगर वह इस रिंग के साथ उसे ढूंढने आएगा तो वह उसकी मदद करेगी। उसने यह भी कहा था कि टाइनी जरूर जानता होगा कि वह कौन है। टाइनी जानता है कि एज़ोन एम्पायर में हर कोई उसे खलोए वॉन वैलेंशिया के नाम से जानता है। वह एसगर्ड की सबसे छोटी बेटी है जो अपने दयालु स्वभाव के लिए मशहूर है और लोग उसे वैलेंशिया का एंजल कहते हैं। जब वह 16 साल की हुई तो वह पूरे इलाके में यात्रा पर निकली, क्योंकि वैलेंशिया परिवार की परंपरा है कि जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वे अपने क्षेत्र के हर टेम्पल में फूल चढ़ाते हैं ताकि लोग उन्हें पहचान सकें। उसी समय टाइनी की उससे मुलाकात फिली एस्टेट के इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, जो ड्यूक के इलाके की सीमा पर है। अपनी पिछली जिंदगी में टाइनी ने वुल्फ से बहुत देर से बदला लिया था, इसलिए वह समय पर यह रिंग नहीं ले पाया और उसका उपयोग नहीं कर सका। लेकिन इस बार वह इसे इस्तेमाल करके इगार्ड से मिल सकेगा। तभी टाइनी को महसूस होता है कि कोई और भी आने वाला है और सच में कुछ ही देर में एक नाइट वहां पहुंच जाता है। वह चारों तरफ देखकर अंदाजा लगाता है कि यह सब किसी मना यूसर का काम है, क्योंकि जिस तरह किसी आदमी को पैर से पकड़कर घुमाया गया है वह साधारण इंसान नहीं कर सकता। लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि यह किसी बच्चे का काम हो सकता है। जब गुंडे बताते हैं कि यह सब टाइनी ने किया है तो वह उन्हें नशे में होने का आरोप लगाता है और कहानी बनाने के लिए डांटता है। फिर वह एक गुंडे को लात मारता है, क्योंकि वह वुल्फ के नियंत्रण में ठीक से नहीं था। यह आदमी सर रहम है, जो फिल एस्टेट गार्ड्स का कैप्टन है और सोच रहा है कि इस घटना के बाद वह वुल्फ से और ज्यादा पैसे वसूल करेगा। लेकिन तभी सीढ़ियों पर टाइनी दिखाई देता है और रहम उससे पूछता है कि क्या वही इस तबाही का जिम्मेदार है। टाइनी आराम से मान लेता है और रहम उसके दुस्साहस पर गुस्सा होने लगता है। तभी टाइनी कहता है कि उसने तो बस एक साधारण आदमी वुल्फ को पीटा है और यह इतना बड़ा मामला नहीं कि रहम जैसा नाइट खुद आए। फिर वह ताना मारते हुए कहता है कि शायद रहम वुल्फ से मोटी रिश्वत ले रहा होगा, इसलिए आया है। यह सुनकर रहम गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत मना एक्टिवेट करके हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन टाइनी देखता है कि रहम अभी मना के दूसरे स्टेज तक भी नहीं पहुंचा है, इसलिए वह उसकी ताकत को तुच्छ समझता है। रहम हमला करने ही वाला होता है कि टाइनी उसका हाथ झटक देता है और समझ जाता है कि बिना पूरी ताकत लगाए भी वह उसे संभाल सकता है। वह तेजी से रहम की ओर दौड़ता है और घुटने से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन रहम उसे रोक लेता है और मानता है कि एक बच्चे के लिए उसकी ताकत असाधारण है। फिर वह उसे पीछे धकेल देता है। टाइनी का मकसद उसे हराना नहीं बल्कि इतना दबाव बनाना है कि वह बातचीत के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वह अभी लॉर्ड को दुश्मन नहीं बनाना चाहता। वह हवा में छलांग लगाकर पीछे हट जाता है, क्योंकि रहम के अधीन कई नाइट्स हैं
और उसे बस इतना करना है कि रम पीछे हट जाए। रम इस बात से चिढ़ जाता है कि उसके सारे हमले बचाए जा रहे हैं और वह तलवार निकालने ही वाला होता है कि तभी टाइनी के पीछे खड़े वुलांग को देखकर रुक जाता है। टाइनी उसके चेहरे का भाव देखकर समझ जाता है कि इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट जैसी जगह पर स्पिरिट बीस्ट देखना लगभग असंभव है, इसलिए वह सीधे बात पर आता है और कहता है कि रम को सिर्फ पैसे की चिंता है, इसलिए वह उसे उतने ही पैसे देगा जितने वुल्फ देता था। रम को विश्वास नहीं होता कि एक बच्चा इतना पैसा दे सकता है, इसलिए वह सोचता है कि टाइनी कोई बड़ा मेज होगा जो जादू से अपना असली रूप छिपा रहा है। टाइनी कहता है कि उसने इस इलाके में अच्छी प्रतिष्ठा बना ली है। रम लालच में कहता है कि वुल्फ उसे 5 प्लैटिनम कॉइन्स देता था और पूछता है क्या टाइनी भी उतना देगा, लेकिन टाइनी उसकी चाल समझ जाता है क्योंकि उसे पता है कि वुल्फ असल में सिर्फ 1 प्लैटिनम कॉइन देता था, इसलिए वह 1.5 प्लैटिनम देने की पेशकश करता है। रम गुस्से से भर जाता है और धमकी देने ही वाला होता है कि वुलांग जोर से गरजता है, जिससे वह डरकर रुक जाता है। टाइनी शांत आवाज में कहता है कि अगर उसने यह सौदा नहीं माना तो वह उसे मार देगा। आखिरकार रम तलवार वापस म्यान में रख देता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बच्चा इस तरह चाल चलेगा। टाइनी उससे आखिरी फैसला पूछता है और रम कहता है कि महीने के अंत तक वह भुगतान का इंतजार करेगा। बाकी गुंडे उससे उन्हें छोड़कर न जाने की भीख मांगते हैं, लेकिन रम उनमें से एक को थप्पड़ मारकर चुप करा देता है। टाइनी फिर रम को कुछ सिक्के फेंकता है और कहता है कि वह लॉर्ड से उसकी मुलाकात कराए ताकि वह इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन सके। रम कहता है कि वह लॉर्ड को सब बताएगा, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर भुगतान बंद हुआ तो लॉर्ड का गुस्सा टाइनी पर टूटेगा। उसके जाने के बाद टाइनी सोचता है कि शायद वह दिन कभी आए ही नहीं। फिर वह उन गुंडों की ओर मुड़ता है जो चुपचाप भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें आदेश देता है कि इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट की हर काम करने वाली औरत और हर भिखारी बच्चे को यहाँ लेकर आए। वह ठंडी आवाज में धमकी देता है कि अगर वे 1 मिनट भी देर करेंगे तो हर मिनट के बदले एक आदमी मारा जाएगा और अगर भागने की कोशिश की तो उसका स्पिरिट बीस्ट उन्हें ढूंढकर खत्म कर देगा। वह उन्हें ठीक 1 घंटा देता है। डर से कांपते हुए सभी उसके आदेश का पालन करने दौड़ पड़ते हैं। टाइनी सोचता है कि अगर सब योजना के अनुसार हुआ तो वह 1 हफ्ते में इस जगह का काम खत्म कर देगा और फिर इगार्ड से मिल सकेगा। कुछ समय बाद गुंडे सभी लोगों को लेकर वापस आते हैं और उनमें एम्मा भी होती है जो उसे देखकर चिंतित हो जाती है और उसके खून से सने हाथों को घूरती है। टाइनी कहता है कि यह उसका नहीं बल्कि वुल्फ का खून है। फिर वह सबको वुल्फ की लाश दिखाता है और कहता है कि वह आदमी आखिरकार मर चुका है, लेकिन लोग डर जाते हैं क्योंकि वुल्फ लॉर्ड का समर्थक था और उन्हें डर है कि लॉर्ड का गुस्सा उन पर गिरेगा। जब कोई कहता है कि किसी नोबल को धोखा देना अपराध है तो टाइनी मानता है कि यह सच है, लेकिन वह समझाता है कि ड्यूक ऑफ वलेंशिया को भी पता चलेगा कि लॉर्ड उसे धोखा दे रहा था क्योंकि अब उसके पास सबूत है और वह लॉर्ड के भ्रष्टाचार को ड्यूक के सामने उजागर करेगा। कुछ दिनों बाद 2 गार्ड्स रम के गायब होने की चर्चा कर रहे होते हैं क्योंकि इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट की घटना के बाद उसे प्रोबेशन पर रखा गया था। वे सोचते हैं कि यह बस गुंडों के बीच ताकत की लड़ाई थी। उन्होंने किसी रहस्यमय गोस्ट या बड़े भेड़िए की अफवाह भी सुनी है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं क्योंकि गुंडे अक्सर बातें बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। ऊपर से वुल्फ मर चुका है और उसका सारा खजाना भी गायब है। रम को आखिरकार नए बॉस को नियंत्रित न कर पाने के कारण सजा मिली। उस घटना के बाद इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट की सारी दुकानें बंद हो गईं, जिससे व्यापारियों की शिकायतें बढ़ने लगीं और लॉर्ड की मुख्य आमदनी बंद होने लगी, जिससे वह गुस्से से भर गया। आखिरकार वह नए बॉस को अपने रेसिडेंट में बुलाता है। उधर टाइनी उन दोनों गार्ड्स की बातें सुन रहा होता है। उसी दिन टाइनी ने यह बात उठाई थी कि अगर फाइल्स के लॉर्ड के अपराध एसगर्ड को पता चल जाए तो क्या होगा। अपनी पिछली जिंदगी में उसने लेजर मिलने के बाद भी कुछ नहीं किया था क्योंकि उसे लगता था कि सारे नोबल्स एक जैसे होते हैं। तब उसने वुल्फ की आधी दौलत और लेजर लॉर्ड को दे दिए थे ताकि उसके कुछ जानकारों को रिहा किया जा सके क्योंकि तब वह इतना समझदार नहीं था। बाद में नाइट बनने के बाद उसे समझ आया कि हर छोटे नोबल के ऊपर भी एक बड़ा नोबल होता है। आखिर में वह एम्मा की ओर मुड़कर कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वे सब वुल्फ के अत्याचार से आजाद हैं। फिर टाइनी सबको इशारा करता है कि वे अपना बदला लें। सबसे पहले एम्मा आगे बढ़ती है और गुस्से में वुल्फ की लाश को लात मारती है। उसे देखकर बाकी लोग भी हिम्मत करते हैं और अपनी सारी पीड़ा निकालने के लिए उस लाश को पीटना शुरू कर देते हैं। टाइनी जानता था कि इससे उनका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन कम से कम उन्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। फिर वह वुल्फ के पैसे सबके सामने रख देता है और कहता है कि जितना चाहो उतना ले लो। वह उन्हें सलाह देता है कि सोना लेकर इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट छोड़ दें। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह पूरी दौलत उन्हें दे रहा था। एम्मा पूछती है कि उसका हिस्सा क्या होगा तो टाइनी कहता है कि वह पहले ही अपनी जरूरत की चीज ले चुका है।
एम्मा समझाती है कि उसे भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, भले ही वह अभी इसकी अहमियत पूरी तरह न समझता हो। तभी टाइनी उन औरतों की तरफ देखता है जिनकी आंखों में लालच दिखाई देने लगा था और वह उन्हें ठंडे स्वर में धमकी देता है कि अगर उन्होंने उस पैसे से कोई अपराध किया या लॉर्ड के पास जाने की कोशिश की तो वुलांग उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। स्पिरिट बीस्ट को देखकर सब डर जाते हैं। फिर टाइनी एम्मा की ओर मुड़कर कहता है कि अगर वह जाना चाहती है तो डायन के पास चली जाए और सलाह देता है कि सब साथ में यात्रा करें और सुरक्षा के लिए मर्सनरीज भी रख लें। जब एम्मा उससे पूछती है कि वह क्या करेगा तो टाइनी कहता है कि उसे कहीं और जाना है। एम्मा पहले चिंतित होती है लेकिन वुलांग को देखकर समझ जाती है कि टाइनी सुरक्षित रहेगा। वह डायन जाने के लिए मान जाती है और कहती है कि अगर उसे कभी मदद चाहिए तो उसे ढूंढ लेना। टाइनी उसका धन्यवाद करता है। उस दिन के बाद फिली का एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह बंद हो जाता है। वर्तमान में 2 गार्ड्स नए बॉस के नाम पर बात कर रहे होते हैं। तभी वे टाइनी को खड़ा देखते हैं और वह खुद कह देता है कि नए बॉस का नाम टाइनी है। गार्ड्स उसे चेतावनी देते हैं कि कोई आम बच्चा लॉर्ड के रेसिडेंस के पास यूं नहीं घूम सकता। तभी एक गार्ड सोचने लगता है कि इस बच्चे को बॉस का नाम कैसे पता। तभी टाइनी अपने सिल्वर वुल्फ वुलांग को बुलाकर सच बता देता है कि वही बॉस है। कैसल के अंदर जाते समय टाइनी को फिर वही स्थिति मिलती है जहां उसके छोटे शरीर की वजह से लोग उसे कम समझते हैं। वह फाइल्स के नाइट्स के कमांडर क्रैन के सामने खड़ा होता है। क्रैन कहता है कि वह बहुत छोटा है और रहम से उसके बारे में सुन चुका है। टाइनी ताना मारते हुए कहता है कि किसी मेहमान को इंतजार करवाते हुए उसका मूल्यांकन करना शिष्टाचार नहीं है। यह सुनकर क्रैन गुस्से में उसे उसकी औकात याद दिलाता है। टाइनी तुरंत जवाब देता है कि क्रैन को भी अपनी जगह पता होनी चाहिए क्योंकि वह लॉर्ड से नीचे है और उसे लॉर्ड के मेहमान पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। क्रैन तिरस्कार से कहता है कि टाइनी से नाली की बदबू आती है। टाइनी पलटकर कहता है कि बदबू क्रैन से आ रही है। गुस्से में क्रैन तलवार निकाल लेता है लेकिन तभी बटलर बीच में आकर कहता है कि लॉर्ड इंतजार कर रहे हैं। क्रैन मजबूर होकर माफी मांगता है और तलवार वापस रख देता है लेकिन टाइनी को चेतावनी देता है कि लॉर्ड बहुत सख्त आदमी है इसलिए अपनी जुबान संभाले। टाइनी इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता। क्रैन मन ही मन सोचता है कि लॉर्ड की अनुमति मिलते ही वह इस लड़के को मार देगा। फिर वह लॉर्ड को टाइनी के आने की सूचना देता है और लॉर्ड उन्हें अंदर बुला लेते हैं। दरवाजे के अंदर जाते ही टाइनी लॉर्ड को देखकर चौंक जाता है लेकिन तुरंत अपने भाव छिपाकर ठीक से झुककर उनका अभिवादन करता है। यह देखकर क्रैन हैरान होता है कि उसे इतने अच्छे मैनर्स कहाँ से मिले। टाइनी कहता है कि उसने लॉर्ड को सही तरीके से ग्रीट करना अभ्यास से सीखा है लेकिन सच में टाइनी उसे अपनी पिछली जिंदगी से पहचानता है क्योंकि तब यह आदमी एक मोटा ड्रग एडिक्ट बन चुका था। शायद अभी वह वही समय है जब वह अभी उस लत में नहीं पड़ा था। चाहे वह स्वस्थ दिख रहा हो लेकिन वह अब भी भ्रष्ट लॉर्ड है। टाइनी जानता है कि अगर वह लेजर को सबूत के रूप में एसगर्ड तक पहुंचा दे तो टायोन का अंत तय है। उसे बस अभी उसे यहीं उलझाए रखना है। लॉर्ड कहते हैं कि टाइनी का व्यवहार उनके प्रति क्रैन से ज्यादा सम्मानजनक है। टाइनी विनम्रता से कहता है कि वह तलवार और उसके मालिक को एक जैसा सम्मान नहीं दे सकता। फिर वह अचानक एक चौंकाने वाली बात कहता है कि वह टायोन का नाइट बनना चाहता है। टायोन इसे इस तरह समझता है कि टाइनी क्रैन को अपना प्रतिद्वंद्वी मान रहा है और उसकी महत्वाकांक्षा से प्रभावित हो जाता है लेकिन उसे शक होता है कि टाइनी असल में बच्चा नहीं है और शायद उसके खून में ड्वार्फ या एल्फ का अंश हो सकता है। टाइनी जोर देकर कहता है कि वह सिर्फ 13 साल का है और यह सुनकर क्रैन पूरी तरह चौंक जाता है। टायोन उठकर असली मुद्दे पर आता है और पूछता है कि जो लड़का उसका नाइट बनना चाहता है उसने इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट में उसकी कमाई क्यों बर्बाद कर दी। वह टाइनी से उसके कामों का जवाब मांगता है। टाइनी कहता है कि उसने जो भी किया वह सब लॉर्ड के भले के लिए किया। यह सुनकर टायोन कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। तब टाइनी आगे कहता है कि भले ही टायोन खुद को बहुत समझदार समझते हो लेकिन हो सकता है कि उन्हें असली दुनिया कैसे चलती है यह उतना पता न हो। क्रैन तुरंत उसे मारने की पेशकश करता है लेकिन टाइनी अपना रीजनिंग स्पष्ट करता है और कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अफवाहें फैलने लगी थीं कि वैलेंटिनो को टाइमन के क्षेत्र में प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग ट्रेड का पता लग रहा है। क्रैन इसका नाम सुनते ही चौंकता है। टाइनी खलोए की कमिंग ऑफ एज विजिट का जिक्र करता है जो इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी और कहता है कि उसने यह उन लोगों से सुना जो उसके साथ गए थे। वह तर्क करता है कि उसने बस टाइमन की ओर से चीजों को सुलझा दिया इससे पहले कि यह बड़ा समस्या बन जाए। टाइनी अंदर से मुस्कुराता है क्योंकि उसने सच को सफलतापूर्वक ट्विस्ट कर दिया जबकि टाइमन कहानी की पुष्टि करने की कोशिश करता है। टीमन सोचता है कि क्या इगार्ड खलोए की विजिट से पहले कुछ योजना बना रहा है। क्रैन टाइनी की एक्सप्लेनेशन को डाउनप्ले करने की कोशिश करता है लेकिन टाइमन उसे चिल्लाकर कहता है कि इसमें मत पड़ो। क्रैन तुरंत माफी मांगता है।
अंत में टाइमन टाइनी की कार्रवाई की सराहना करता है। भले ही उसने चीजों को थोड़ा रफ तरीके से संभाला हो, टाइनी धन्यवाद करता है, लेकिन टाइमन अभी भी उस पर शक करता है। उसने पहले ही सुना है कि टाइनी के पास स्पिरिट वुल्फ है। वह डार्कली पूछता है कि क्या टाइनी ने इसे वुल्फ की स्पिरिट स्टोन से चुराया है। हमारा लड़का इसे ओवरलुक कर देता है क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि टायोन वास्तव में स्टोन के बारे में जानता है। अगले ही पल वॉलिंग उसके पास प्रकट होता है। वुल्फ की मदद से टाइनी वह देख सकता है जो नेकेड आई नहीं देख सकता। टाइमन के चारों ओर स्वर्लिंग डार्क एनर्जी है। इसका मतलब वह डार्क मेज है। टाइनी जानता है कि डीमंस शक्ति देते हैं उन लोगों को जो सैक्रिफाइसेस देते हैं। टाइमन के चारों ओर डबल सर्कल देखकर वह समझता है कि उसने सैकड़ों कॉर्प्सेस या दर्जनों जिंदा लोगों की बलि दी होगी। अचानक उसे याद आता है उन गूंस का जो उसकी बहन का शरीर लेने आए थे। उन्होंने कहा था कि लोग कॉर्प्सेस खरीद रहे थे अच्छे पैसे के लिए। वह निष्कर्ष निकालता है कि टाइमन ही इन्वेंट्री में बॉडीज खरीद रहा होगा। इसका मतलब वुल्फ हमेशा से एक डार्क मेज के समर्थन में था। वह सोचता है कि वुल्फ वास्तव में कौन था। टिमन जवाब मांगता है, लेकिन टाइनी बेवकूफ बनता है। टिमन तुरंत अपने नाइट को सिग्नल करता है जो टाइनी की ओर स्वॉर्ड निकालता है। हमारा लड़का जानता है कि वह अपनी करंट पावर से दोनों को नहीं ले सकता, लेकिन वह फिर भी अपना फैमिलियर समन करता है। बुलैंग उसके पीछे प्रकट होता है और उसकी रोक रैन को रोक देती है। टीमन पूरी तरह अनफेस्ड है। वह वुल्फ को यूजलेस कहता है और टेस्ट सब्जेक्ट बदलने का निर्णय लेता है। यह सुनकर टाइनी अनुमान लगाता है कि वे शायद उसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। टीमन क्रैन से पूछता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ कैसी है और क्रैन जवाब देता है कि टाइनी जल्द ही सेकंड स्टेज तक पहुंच जाएगा। टाइमन टिप्पणी करता है कि इससे वह नाइट के लेवल पर आता है। क्रैन बताता है कि टाइनी कितना जीनियस है कि उसने खुद मना अवेकन किया, खासकर क्योंकि वह नोबल नहीं है जिसने जन्म से सीखा हो। टिमन चौंक जाता है। क्रैन नोट करता है कि जबकि किसी के लिए खुद मना अवेकन करना रेयर है, टाइनी का मना रिफाइंड है और लीक नहीं कर रहा। उसके मना सर्कल्स स्टेबल हैं, जिसका मतलब है कि किसी ने उसे सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक से सिखाया होगा। टीमन जानना चाहता है कि किसने सिखाया। टाइनी समझता है कि अगर वह कहेगा कि उसने खुद सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक बनाई है तो टाइमन विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वह झूठ बोलता है और कहता है कि उसके माता पिता ने उसे फिल्स आने से पहले सिखाया। वह समझाता है कि उसे यह ब्रीदिंग टेक्निक्स बच्चे से सिखाई गई थीं। बाद में उसे उनकी इम्पोर्टेंस समझ आई। टिमन सोच में पड़ जाता है। टाइनी जानता है कि टिमन कहानी वेरीफाई नहीं कर सकता। इतने सारे रेफ्यूजीज इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट में आए क्योंकि टाइमन ने उन्हें सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आने दिया। टाइनी कहता है कि उसकी अपनी शक्ति ही पर्याप्त प्रमाण होनी चाहिए। उसकी आश्चर्यजनक बात है कि टिमन एक्सप्लेनेशन मान लेता है। टाइनी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह मैटर इतनी आसानी से छोड़ देगा, और वह सही है। टाइमन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। वह तय करता है कि किसी और को खुद जज करने दे और टाइनी से कहता है कि वहीं रहो। वह टिप्पणी करता है कि उसने वुल्फ को मारकर चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी। टाइनी सोचता है कि यह मिस्ट्री पर्सन कौन हो सकता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, यह सोचकर कि वे शायद उस ग्रुप का हिस्सा हैं जिसके बारे में वुल्फ ने उसे बताया था। चूंकि टीमन एक डार्क मेज है, वह अनुमान लगाता है कि यह न्यूकमर भी वही है। अगर कोई इतना ताकतवर उसे पकड़ ले तो यह नाइटमेयर होगा। तभी टीमन उसकी सोच रोकता है और पूछता है कि क्या वह ऑफर स्वीकार करता है। टाइनी तुरंत अपनी लॉयल्टी घोषित करता है और फिर पूछता है कि आने वाला गेस्ट कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्या। टीमन पुष्टि करता है और चेतावनी देता है कि उसे बेहद शिष्टाचार दिखाना चाहिए। टाइनी अपनी आखिरी ऑप्शंस गिनने लगता है। 3 दिन में एसगर्ड लेजर्स की जांच कर सच जान लेगा। फिर 3 दिन में डिसिप्लिनरी आर्मी तैयार होगी और उन्हें फाइल के ए स्टेट तक पहुंचने में और समय लगेगा। कुल मिलाकर मदद पहुंचने में लगभग आधा महीना लगेगा। वह उम्मीद करता है कि यह विशेष व्यक्ति उस समय के बाद पहुंचे। वह अराइवल टाइम पूछता है, बहाना बनाकर कि वह गेस्ट का सही स्वागत करने के लिए एटिकेट सीखना चाहता है। टिमन बताता है कि वे लगभग 1 हफ्ते में आएंगे। यह सुनते ही टाइनी टेंस हो जाता है। बाद में टाइनी अपने नए समस्या पर विचार करता है। यह रहस्यमय व्यक्ति केवल 1 हफ्ते में आ रहा है। उसके पास 2 विकल्प हैं। पहला, वह भाग सकता है क्योंकि इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट के लोग पहले ही जा चुके हैं, तो लॉर्ड के लोगों से आसानी से गायब हो सकता है, लेकिन इससे वह वांटेड बन जाएगा और बाद में इगार्ड से मिलने में मैसिव इश्यूज आएंगे। और वह चाहता है कि उस मुलाकात में कोई बाधा न हो। केवल भागने का विचार उसे गुस्सा दिलाता है। वह जानता है कि अभी वह पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन सोचता है कि शायद जीतने का तरीका मिलेगा। दूसरा विकल्प यह है कि चूंकि व्यक्ति 1 हफ्ते में आ रहा है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वे वास्तव में कौन हैं। वह सोचता है कि क्या वे कोई अधिकारी हैं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि टिमन ने कहा था कि वह इसे खुद देखेगा। स्थिति पर विचार करके वह समझता है
कि यह विजिटर कोई उच्च पद वाला नोबल नहीं हो सकता, खासकर यह देखकर कि जगह कितनी शांत है। जैसा वह समझ सकता है, यह व्यक्ति कोई शेडी होना चाहिए। टाइनी तय करता है कि उसे फिलीज में केओस पैदा करना होगा इससे पहले कि वह व्यक्ति आए। वह पब्लिक अटेंशन खींचने के लिए बड़ा सीन बनाने की योजना बनाता है ताकि गेस्ट विजिट डिले या कैंसिल कर दे। यह जल्दी बनाया गया प्लान है, लेकिन यह उसकी बेस्ट शॉट है। इसे अंजाम देने के लिए उसे टाइमन और क्रैन दोनों को हराने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग होना होगा। वह अपने सोच को रोकता है क्योंकि इतना एक्सरसाइज करने के बाद उसे बहुत भूख लगी है। कुछ समय बाद सभी चौंक जाते हैं कि टाइनी इतनी उम्र में इतना खा रहा है। वे अनुमान लगाते हैं कि उसके अंदर ड्वार्फ ब्लड हो सकता है, क्योंकि ड्वार्फ्स आमतौर पर ऑक्स जितना खाते हैं, उनकी स्टेयरिंग से प्रभावित हुए बिना। हमारा लड़का मनपसंद खाता है। अब जब उसका मना बॉडी सिंक्रोनाइजेशन उसके फिजिकल बॉडी के साथ कंप्लीट हो गया है, उसे मजबूत होने के लिए और फ्यूल चाहिए। वह समझता है कि उसे स्पिरिट मेडिसिन या सीक्रेट एलिक्सर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका मील एक नाइट सर ग्रांट द्वारा रोका जाता है, जो स्पष्ट रूप से उसे ईटिंग हैबिट्स के लिए लेक्चर देने आया है। जब टाइनी नॉनशलेंटली पूछता है कि क्या उसे प्रॉब्लम है, नाइट मांगता है कि वह एल्डर्स का सम्मान दिखाए। टाइनी कन्विंस्ड नहीं है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो बस बच्चे से लड़ने आया है। वह उसे और प्रवोक करता है, कूल रहते हुए उसे गाली देता है। गुस्साए ग्रांट उसे पंच मारने की कोशिश करता है। एक और आदमी ग्रेन इस दृश्य को देखता है और नाइट से कहता है कि काम डाउन, क्योंकि टाइनी केवल बच्चा है। उसी समय क्रेन उनके पीछे आता है और ग्रेन से कहता है कि इंटरफियर मत करो। टाइनी स्मर्क करता है। उसे एहसास होता है कि कमांडर उसकी स्किल्स टेस्ट करने आया है। वह उठता है और दिखाने के लिए तैयार होता है कि वह क्या कर सकता है। वह जानता है कि टाइमन यहाँ सबकी स्ट्रिंग्स खींच रहा है। बाहर सर ग्रांट लेसन देने के लिए तैयार है। टाइनी उसे याद दिलाता है कि वह अनार्म्ड है और ग्रांट को बाद में रिग्रेट हो सकता है। यह कमेंट नाइट को हंसाता है। वह कहता है कि टाइनी स्वॉर्ड उठाए क्योंकि वह उसे इंस्टेंटली खत्म करने वाला है। यहाँ तक कि मॉक करता है कि क्या वह डर गया है। इस सवाल का जवाब देने के लिए टाइनी उसके एंकल पर किक मारता है, उसे स्टंबल कराता है। ग्रांट खुद को संभालता है ताकि गिर न पड़े और पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाइनी डक करके डॉज करता है। अपने फुट में मना जमा करके टाइनी फिर से शिन पर अटैक करता है, जिससे नाइट दर्द में ग्रोन करता है। ग्रांट विश्वास नहीं कर सकता कि टाइनी के पास फर्स्ट स्टेज में इतनी पावर है। हालांकि उसके लेग्स दर्द कर रहे हैं, वह हारने के लिए डिटरमाइंड नहीं है। टाइनी उसकी स्ट्रॉन्ग विल नोटिस करता है। पूरी तरह से एनरेज्ड नाइट फिर अटैक करने वाला है, लेकिन टाइनी बचने के लिए स्लिप हो जाता है। फिर वह हवा में लीप करता है और ग्रांट के शोल्डर पर बैठता है। अब वह नाइट का फेस मना इन्फ्यूज्ड हैंड्स से पकड़ता है, उसे मॉक करता है और कहता है कि वह उसे किल नहीं करेगा। अगले पल वह उसे जमीन पर गिरा देता है। टाइनी डिक्लेयर करता है कि नाइट्स कुछ खास नहीं है। सभी शॉक्ड हैं और मर्मर्स फिल द एयर क्योंकि वे देखते हैं कि नाइट एक बच्चे से हार गया। क्रैन की आंखें तंग होती हैं। यह सब टाइनी के प्लान का हिस्सा था। उसने बिना फेमिलियर समन किए ही नाइट को सबके सामने हराकर सफलता पाई। उसने यह करके अपनी टैलेंट साबित जानता है कि ऐसी रेयर टैलेंट लॉर्ड को उसे मारने से रोक देगी। इस तरह वह अपने प्लान में सफल हो सकता है। अचानक उसे अपने शरीर में शार्प पेन महसूस होता है, जिससे वह स्टंबल करता है। वह गिरने से खुद को रोकता है और सोचता है कि क्या उसने ओवर एक्सर्ट किया। अपने फाइट के दौरान वह ग्रांट पर अटैक करने के लिए अपने सभी मना का इस्तेमाल करता है। जब उसने गार्ड डाउन किया, यह उसका एकमात्र तरीका है उसे हराने का, क्योंकि ग्रांट उससे लेवल्स ऊपर है। अपनी प्रीवियस लाइफ में वह स्ट्रगल करता था जब वह ऐसा कुछ इस्तेमाल करता, क्योंकि उसका मना बॉडी उसके फिजिकल बॉडी को रिकवर करने देता था, लेकिन मना रिकवरी हमेशा स्लो था। अब जब उसने अपने मना और फिजिकल बॉडी को सिंक कर लिया है, उसे यह इशू नहीं है। इससे उसकी ट्रेनिंग भी आसान हो जाती। वह बहुत स्ट्रॉन्ग बनने के लिए डिटर्मिन्ड है। बाद में उसे लॉर्ड के साथ मील के लिए इनवाइट किया जाता है। वह जानता है कि इगार्ड ने अपनी चाल चला दी है। डाइनिंग टेबल पर टिमन स्वीकार करता है कि उसने उसे जल्दी जज किया। टाइनी धन्यवाद करता है कि उसने उसकी क्षमता पर भरोसा किया। मेड उसे खाना परोसती है। टीमन बताता है कि यह यंग काफ का स्टेक है और इसके अलावा उसने उसके लिए कई और डिशेस भी तैयार किए हैं। टाइनी कहता है कि सुबह सुबह मीट काफी हैवी होता है। टिमन हैरान दिखता है क्योंकि वह जानता है कि टाइनी ने जितना खाना खाया उससे उसने नाइट को हराने की ताकत पाई। टाइनी इसे डाउन प्ले करता है और कहता है कि ग्रांट ने बस गार्ड छोड़ दिया ताकि टाइनी उसे हरा सके। टाइमन उसकी ह्यूमिलिटी पर टिप्पणी करता है और कहता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टाइनी जैसे किसी को ट्रेन करने के लिए कोई उचित टीचर नहीं है।
टाइनी कहता है कि हिस्ट्री के अधिकतर नाइट्स खुद ही मजबूत हो जाते हैं बिना टीचर के। टाइमन ध्यान से सुनता है और फिर कहता है कि टाइनी न सिर्फ हिस्ट्री जानता है बल्कि टेबल मैनर्स में भी ट्रेंड है। टाइनी समझ नहीं पाता कि टीमन क्या कहना चाहता है क्योंकि वह नहीं बता सकता कि उसने ये सब अपनी प्रीवियस लाइफ में अडल्ट के रूप में सीखा था। टाइमन साफ तौर पर मान रहा है कि टाइनी शायद नोबल हो सकता है, लेकिन ब्लैक हेयर और आईज वाले नोबल्स उनके एम्पायर या पड़ोसी एम्पायर्स में आम नहीं है। हालांकि एक जगह यह संभव है। टाइनी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है जबकि टीमन इस रियलाइजेशन से हाइप्ड है क्योंकि टाइनी वैल्यूएबल एसेट हो सकता है। टाइनी क्लूलेस है कि टाइमन क्या बकता है। टाइमन बताता है कि उसने जिस व्यक्ति को टाइनी के बारे में सब बताया है वह टाइनी की प्रोग्रेस सुनकर खुश है। टाइनी अभी भी क्लूलेस है और सोचता है कि टाइमन का भविष्य कैसा होगा और वह इवेंचुअली ड्रग्स का एडिक्टेड बन जाएगा। फिलहाल टिमन एक डबल सर्कल डार्क मेज है और जब डीमन उसे क्लेम करेगा उसका एड भी उसे नहीं छोड़ेगा। टिमन आगे बताता है कि टाइनी उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा जो पावरफुल है। टाइनी ऐसे अवसर के लिए ग्रेटफुल होने का दिखावा करता है। बाद में टाइनी अपनी ट्रेनिंग बढ़ाता है और अनुमान लगाता है कि यह व्यक्ति और उनका ग्रुप पावरफुल होगा, लेकिन अभी उसकी मुख्य चिंता टाइमन और उसके कमांडर को हराना है। टीमन 2 सर्कल मेज है और जीन स्टेज टू स्किल फाइटर। क्रैन टाइमन से ज्यादा पावरफुल हो सकता है लेकिन लेवल लगभग समान है क्योंकि मना यूजर्स और मेजेस के ग्रोथ स्टेजेस सिमिलर हैं। अपनी प्रीवियस लाइफ में टाइनी स्टेज 2 पार कर चुका था, अब उसे करंट लाइफ में 6 दिनों में करना है। 3 दिनों की ट्रेनिंग में वह अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, वेट और पावर कॉम्प्रेस करके। अब उसकी एजिलिटी प्रीवियस लाइफ से बेहतर है। बेसिक्स दोबारा सीखते हुए वह अपने पास्ट मिस्टेक्स को समझता है। प्रीवियस लाइफ में उसने सोचा था कि बड़ा और मस्कुलर बनना स्ट्रेंथ पाने का तरीका है, लेकिन एक्सेसिव फिजिक उसकी मोनैप बॉडी और फिजिकल बॉडी का बैलेंस तोड़ता था। अब वह यह गलती नहीं दोहराएगा क्योंकि बड़ा होना स्ट्रॉन्ग होने का मतलब नहीं है। फिर वह नियरबाई सोल्जर्स की गास्प सुनता है जो ग्रांट के साथ उसके फाइट को देखकर उसे अवॉइड करते हैं। उसे उनकी रिएक्शन से संतोष है। इन 3 दिनों में वह ज्यादातर खाता और ट्रेन करता है। मीनवाइल सभी उसका इंटरेस्ट खो देते हैं जो उसे ठीक लगता है। इस बीच क्रैन उसे अमोरी लेने आता है और बताता है कि टाइमन चाहता है कि उसके पास प्रॉपर वेपन और आर्मोर हो। क्रैन की स्वॉर्ड देखकर टाइनी मुस्कुराता है क्योंकि अब उसकी अपनी स्वॉर्ड लेने का समय है। आर्मोरी के अंदर टाइनी वेपन्स और आर्मोर चेक करता है। आर्मोर सेट्स उसके टाइनी बॉडी के लिए फिट नहीं है और वेपन्स में कोई वॉरहैमर्स या मेसेस नहीं है, सभी उसके लिए यूजलेस हैं। फिर वह क्रैन को प्रोवोक करने के लिए कहता है कि उसे शायद क्रैन की स्वॉर्ड जैसी कुछ मिले। क्रैन मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी स्वॉर्ड ऑर्डिनरी नहीं है, उसने फेमस वेपनस्मिथ रॉजर्स से बनाई गई थी और अब उसका नाम ग्रायस है। क्रैन नहीं मानता कि टाइनी ऐसी स्वॉर्ड वील्ड कर सकता है। यह सुनकर टाइनी सोचता है कि इसे बनाने के लिए कितने लोग सैक्रिफाइस हुए होंगे और वह क्रैन को प्रोवोक करता है कहकर कि वह ज्यादा टैलेंटेड है और इस तरह हाई क्वालिटी स्वॉर्ड वील्ड करने के लिए ज्यादा सूटेड है। क्रैन इतना फ्यूरियस है कि उसकी रोर आर्मोरी के बाहर गार्ड्स तक सुनाई देती है। अंदर टाइनी उसे प्रूव करने के लिए कंपटीशन चैलेंज करता है और स्वॉर्ड उठाकर स्टेक्स बढ़ाता है कि अगर वह हारे तो क्रैन उसे मार सकता है। पूरी तरह पागल क्रैन अपनी स्वॉर्ड टाइनी की तरफ उठाता है। बाहर आर्मोरी के लोग टाइनी की प्लीज सुनते हैं कि वह भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद वे बहुत इंजर्ड टाइनी को बाहर आते देखते हैं और मानते हैं कि क्रैन ने उसे पीटा। एक गार्ड विस्पर्स करता है कि क्रैन का टाइनी से ग्रज है क्योंकि वह नया कमांडर बनना चाहता है। मेड विस्पर्स करती है कि क्रैन ने लाइन क्रॉस कर दी, भले ही वह टाइनी से नफरत करता हो। वैसे भी वे उसे अकेला छोड़ने का निर्णय लेते हैं। आगे बढ़ते हुए अन्य मेड्स भी उसे इस हालत में देखते हैं और वही कहानी सुनते हैं कि क्रैन ने यह किया। वे उसे रेस्ट करने को कहते हैं। टाइमन्स चेंबर में उसे बटलर वाइन सर्व करता है और सैक्रिफाइसेस के बारे में जानना चाहता है। बटलर बताता है कि सब रेडी है और पूछता है कि क्या वुल्फ्स मेन फिर से सैक्रिफाइसेस के लिए हैं, जिसे सबॉर्डिनेट कंफर्म करता है। वह सोचता है कि टाइनी ने इन्वेडर को कैसे डिस्ट्रॉय किया। सर्वेंट को डिसमिस करता है और टाइनी के बारे में सोचता है। ओवरऑल उसे टाइनी की ट्रू इंटेंशंस का पता नहीं है, लेकिन वह उसका अच्छा यूज कर सकता है। जब गेस्ट आएगा तो टाइनी का ब्लड लाइन कंफर्म कर सकेगा। समस्या यह है कि अगर सस्पिशंस गलत हैं और टाइनी उस स्पेसिफिक फैमिली से नहीं है तो सुपीरियर्स वुल्फ के साथ हुई घटना पर खुश नहीं होंगे और फिर टाइनी और वह वुल्फ के सुपरवाइजर पनिशमेंट के एज पर होंगे।
हालांकि वह खुद को कंसोल करता है कि टाइनी के बारे में जो जानता है उस पर ध्यान देता है। टेबल मैनर्स से लेकर नाइट को हराने की ताकत तक एक कॉमनर के पास यह नहीं हो सकता। वह सुनिश्चित है कि टाइनी उस प्रेस्टिजियस फैमिली से है जिसका वह सस्पेक्ट करता है। रिमेनिंग सस्पिशन टाइनी के ब्लैक हेयर और आईज से कंफर्म होती है। वह एविडेंसेस से सैटिस्फाइड है। गेस्ट की अराइवल सोचते हुए वह अलार्म अपनी मैजिक में महसूस करता है। इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ जागता है और जो भी उसके स्लीप को इंटरप्ट किया उसे सैक्रिफाइस करने का रिजॉल्व करता है। अगला पल टाइनी उसे क्रैन की स्वॉर्ड से स्टैब करता है और वह डेड हो जाता है। टाइनी उसे ऐसे ही छोड़ देता है। अगले सुबह मेड जो टायोन को जगाने आती है उसे डेड पाकर चीखती है। बाद में रहम जांच करने आता है और शॉक्ड होता है कि टाइमन डार्क मेज था। वह इसे प्रीस्ट से कंफर्म करता है जो अब चला गया है। वे डार्क एनर्जी सेंस करते हैं और परीश को रिपोर्ट करने वाले हैं। ग्रेन जोड़ता है कि रॉयल इन्वेस्टिगेशन टीम भी जल्द आएगी। सभी नोटिस करते हैं कि उसका शरीर हफ्तों से डेड लग रहा है क्योंकि डार्क मेज का शरीर जल्दी सड़ता है। ग्रेन सोचता है कि टीमन ने डार्क पाथ क्यों चुना जबकि वह पहले से ही करप्टेड था, पर अब सोचना यूजलेस है क्योंकि टीमन डेड है। एक और समस्या यह है कि मर्डर वेपन स्वॉर्ड कमांडर की है। रहम इसे मानना नहीं चाहता। बाद में गार्ड्स चर्चा करने लगते हैं कि क्रैन का ग्रज टाइनी से था क्योंकि टाइनी लॉर्ड की नजर में आया था और वे सुझाव देते हैं कि टाइनी नेक्स्ट कमांडर बन सकता था। यही वजह है कि क्रैन इतना फ्यूरियस था। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं आता कि कमांडर प्रमोशन के लिए ऐसा कर सकता है। मुख्य सवाल अब यह है कि क्रैन कहाँ है। ग्रेन अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। वे गार्ड्स और मेड्स से पूछताछ शुरू करते हैं कि कल क्या हुआ। सभी क्लेम करते हैं कि उन्होंने टाइनी को कमांडर द्वारा बीटन होते देखा। यह सुन ग्रेन डिमांड करता है कि टाइनी से मिले। बाद में इन्वेस्टिगेशन में टाइनी वही कहानी बताता है कि क्रैन ने उसे कल अमोरी में ले जाकर पीटा। ग्रेन इस कहानी को नहीं मानता क्योंकि उस मीटिंग के बाद किसी ने क्रैन को स्पॉटेड नहीं किया। वे वेयरहाउस सर्च करते हैं और उसे वहां भी नहीं पाते। ग्रेन पूछता है कि क्या टाइनी ने उस इंसिडेंट के बाद उसे देखा। टाइनी डिनाई करता है और फिर ग्रेन पूछता है कि क्या कुछ स्टैंड आउट हुआ। टाइनी कहता है कि कमांडर उसे नेक्स्ट लीडर बनने के खिलाफ था। यह सुन ग्रेन सैटिस्फाइड है क्योंकि कहानी आई विटनेस अकाउंट्स से मैच करती। टाइनी मासूमियत से अपने भविष्य के बारे में पूछता है जिसे लॉर्ड ने सुरक्षित किया था। ग्रेन उसे कल मिलने के लिए कहता है। बाहर जाते हुए टाइनी सोचता है कि ग्रेन कौन है क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी में याद नहीं है जब उसने लॉर्ड के भ्रष्ट नाइट्स का सामना किया था। वह सोचता है कि शायद वह भूल गया, लेकिन फिर यह खारिज कर देता है क्योंकि उसे हर सैनिक याद है जिसे उसने हराया। उसे अजीब लगता है कि ग्रेन उसे कल मिलना चाहता है, इसलिए वह सतर्क रहने का निर्णय करता है। अगले सुबह वह ग्रेन की दयालुता देखकर चकित होता है जब वह उसे एक मर्सेनरी कार्ड और कुछ पैसे देता है। एक आम नागरिक के रूप में यह टाइनी को क्षेत्रों के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में मदद करेगा क्योंकि इसके लिए या तो नाइट या मर्सेनरी होना जरूरी है, इसलिए ग्रेन उसकी सिफारिश करता है। टाइनी पूछता है कि वह ये चीजें क्यों दे रहा है। ग्रेन जवाब देता है कि उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कुछ बड़ा और बेहतर हासिल करना चाहिए जो यह जगह नहीं दे सकती। टाइनी सोचता है कि शायद ग्रेन ये बातें खुद के लिए कह रहा है। यही वजह है कि उसे ग्रेन याद नहीं है। शायद उसने अपनी पिछली जिंदगी में भी यह जगह छोड़ दी थी। टाइनी उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि वह वैसे भी जाने वाला है। उसे पता है कि इंपीरियल जांच टीम जल्द ही आएगी जब वे जानेंगे कि टाइमन एक डार्क मैज है। गेस्ट शायद नहीं आएगा, लेकिन यह एसगर्ड को यहाँ आने से भी रोक देगा, इसलिए टाइनी को बेहतर लगेगा कि वह खुद जाकर उसे ढूंढे। ग्रेन उनकी बातचीत का अंत यह कहकर करता है कि वह उम्मीद करता है कि टाइनी सफल होने पर उसका नाम याद रखेगा। टाइनी थोड़े हैरान होकर पूछता है कि उसका नाम क्या है, इसलिए ग्रेन अपना परिचय देता है। टाइनी जवाब देता है कि वह भी उम्मीद करता है कि ग्रेन उसका नाम याद रखेगा। इसके बाद वह जगह छोड़ देता है। उसे पता है कि सब कुछ अब ग्रेन पर निर्भर करता है कि वह लॉर्ड की मृत्यु के बाद फिल्स एस्टेट को कमांडर के रूप में चलाए। हालांकि ग्रेन एक कठिन स्थिति में है और कमांडर को खोजने और मामले की जांच करने की कोशिश कर रहा है। वह पहले ही क्रैन को ट्रैक करने के लिए एक विशेषज्ञ मैच को हायर करने का इरादा रखता है। उसे उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन स्थिति में मदद नहीं कर सकता। वह अपने मर्सेनरी कार्ड का उपयोग करके गिल्ड से घोड़ा खरीदने का इरादा रखता है। उसके विचार पढ़ते हुए वोलिंग उसके सामने प्रकट होता है और टाइनी को सवारी की पेशकश करता है। टाइनी बताता है कि उसे लंबी यात्रा के लिए पीठ पर बने रहना मुश्किल हो सकता है। उसे याद आता है कि उसके ऑर्क दोस्त ने इंसानों का मजाक उड़ाया था, कहकर कि वे डायर वुल्व्स पर सवारी नहीं कर सकते क्योंकि वे ऐसा करते समय उल्टी कर देंगे। कथित रूप से केवल ऑर्क ही ऐसा कर सकते हैं, उनके बिगड़े संतुलन के कारण। लेकिन जब वोलिंग जोर देता है
टाइनी कोशिश करता है और पाता है कि वोलिंग का शारीरिक रूप अच्छा है। स्पिरिट बीस्ट्स आमतौर पर अपनी आत्मा रूप में जीवन के समय जितने बड़े थे उतने बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उनका भौतिक आकार उनके स्पिरिट मैच की स्किल लेवल के अनुपात में होता है। अचानक वह महसूस करता है कि उसे वोलिंग के साथ अपनी आत्मा लिंक करने की जरूरत है ताकि उसकी इंद्रियां सिंक हो जाएं। वह कोशिश करता है, सफलतापूर्वक अपनी दूसरी स्टेज स्पिरिट मैच पावर का उपयोग करके अपनी आत्मा वोलिंग से लिंक करता है। वह वोलिंग के शरीर में बदलाव देखता है। उसे याद आता है कि एस्टीना ने एक बार बताया था कि स्पिरिट मैच के रूप में उच्च स्तर तक पहुंचने से फेमिलियर को मैच की कुछ क्षमताएं मिलती हैं। अब वह देख सकता है कि वोलिंग का शारीरिक रूप मजबूत और ताकतवर है, जो उसकी शक्तिशाली क्षमताओं का प्रमाण है। अगले ही पल वोलिंग हवा की तरह आगे बढ़ता है। उनकी आत्माओं के लिंक होने से टाइनी की इंद्रियां बहुत तेज हो जाती हैं। वह उनकी यात्रा के दौरान हर मूवमेंट महसूस कर सकता है, देख सकता है जो वोलिंग देखता है, और सूंघ भी सकता है जो वोलिंग सूंघता है। वह उम्मीद करता है कि जल्द ही वालेंटिनो तक पहुंचेगा। भविष्य में यह उसे दूरदराज की जगहों जैसे करुण, उस राज्य जहां पहली आपदा होने वाली है, पहुंचने में भी मदद करेगा। उसकी पिछली जिंदगी में महादानव सेना के आगमन के बारे में चेतावनी देने के लिए महाद्वीप भर में कई आपदाएं हुई। इन घटनाओं ने मानव सेना और उनकी ताकतों को कमजोर किया। यह सब शुरू हुआ जब करुण में पवित्र अवशेष गायब हुए। उसे इसे रोकना है। 7 पवित्र अवशेष देवी द्वारा दिए गए पवित्र आर्टिफैक्ट हैं, मानवता की अंतिम रक्षा की तरह काम करते हैं। करुण का अवशेष जब लिया गया तो अंततः सभी चुराए गए। इस बार टाइनी इसे रोकना चाहता है। इसके लिए उसे मजबूत होना होगा ताकि वह पूरी ताकत से दानव सेना का सामना कर सके। वह इगार्ड से मिलने के बाद करुण जाने की योजना बनाता है। इस बीच इन्वेडर के लोग इंपीरियल आर्मी के आने और जांच के बारे में गपशप कर रहे हैं। वे टीमन की हत्या और यह खुलासा कि वह डार्क मैच था पर चर्चा कर रहे हैं। टेमन के मकान के गेट पर एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट होता है। गार्ड उसके आईडी देखने की मांग करते हैं, लेकिन वह अपनी अंगुलियों की क्लिक से उन्हें बेहोश कर देती है। फिर अंदर प्रवेश करती है और ग्रेन को पाती है। ग्रेन सतर्क रहता है, लेकिन वह उसे अपनी दूसरी क्लिक से सम्मोहित कर देती है। वह लॉर्ड की हत्या का स्पष्टीकरण मांगती है और ग्रेन उसे सब कुछ बताता है जो वह जानता है। वह पूछती है कि लॉर्ड का शव कहाँ रखा है। ग्रेन बताता है कि इंपीरियल जांच टीम ने आदेश दिया कि इसे शयन कक्ष में ताबूत में रखा जाए। अजनबी फिर ग्रेन को 1 घंटे के लिए सोने का आदेश देती है। 1 घंटे बाद ग्रेन जागता है। उसे उस मुलाकात की याद नहीं होती और वह मानता है कि वह बस काम के अधिक बोझ से सो गया। उसी समय एक घबराया गार्ड उसे सूचित करता है कि टाइमन का शव गायब है। ग्रेन शाप देता है क्योंकि शव उनके लिए केवल महत्वपूर्ण सुराग था ताकि काले जादू के पीछे की सच्चाई को समझा जा सके। वही रहस्यमयी महिला अब फिली के एस्टेट के बाहर जंगल में है और क्रैन की स्वॉर्ड देखकर मर्डर की जांच कर रही है। उसे लगता है कि स्वॉर्ड का ओनर डेड है, इसलिए वह कंक्लूड करती है कि वुल्फ डेथ्स के पीछे टाइनी होगा और वह सुनिश्चित करना चाहती है कि टाइनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान डिस्टर्ब करने के लिए पे करे। वहीं हमारा हीरो ल्यूसेंशिया के वेस्टर्न गेट से एंटर करता है। वह देखता है कि कई लोग वालेंटिनो जा रहे हैं। अब तक सब स्मूथ चल रहा है, लेकिन वह जानता है कि वह रहस्यमय व्यक्ति जल्द ही उसकी पीस में इंटरप्ट कर सकता है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि जल्दी से जल्दी नया इक्विपमेंट खरीदे। वह अपना पैसा चेक करता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ 2 गोल्ड कॉइन्स हैं। ग्रेन का आभारी है कि उसने दी, लेकिन वह जानता है कि यह अमाउंट उसके काम के लिए काफी नहीं है। अचानक 2 थग्स आते हैं और उसका पैसा डिमांड करते हैं। एक फिर थ्रेटन करता है कि पैसा हैंड ओवर करो, लेकिन टाइनी डरने के बजाय पूछता है कि उनके पास भी कोई पैसा है क्या। अपनी पास्ट लाइफ में वह अंडरवर्ल्ड का जायंट था और वहां रूल था कि कोई भी उसकी शैडो एली में देखे तो इमीडिएटली हाइड करे। वह याद करता है कि कैसे उसने कुछ गूंस को डिस्पोज किया और एक प्रीस्ट ने लेक्चर दिया कि किलिंग से उसकी सोल टेंटेड हो रही है। प्रीस्ट ने कहा कि मर्सी दिखाओ ताकि गिल्ट कम हो। टाइनी ने कहा कि मैं किसी को नहीं मार रहा, बस ट्रैश क्लियर कर रहा हूं। अब उसने लूपस फैमिली के दोनों थग्स को डिफीट कर दिया। सभी शॉक्ड हैं क्योंकि वे रूमर्ड थे कि नाइट्स जितने स्ट्रांग हैं। टाइनी कमेंट्स करता है कि वे काफी वीक हैं। गुस्से में दोनों अटैक करते हैं, लेकिन वह अपनी पाउच फुल फोर्स से फेंक देता है, जिससे एक स्टंबल करता है। फिर वह एयर में लीप कर किक करता है और थग्स को लूट करता है। वे थ्रेटन करते हैं कि उनके बॉस उसे हंट करेगा, लेकिन वह नहीं सुनता। टाइनी ग्रिन करता है क्योंकि उसके पास अब उनका पैसा है, पर्याप्त गोल्ड कॉइन्स। वह उस पैसे से ब्लैकस्मिथ के पास जाकर इक्विपमेंट चेक करता है। वह आमो चेक करता है जिसे शॉपकीपर ने कहा कि सदर्न माउंटेन्स के आयरन बुल की हाइड से बनाया गया है। एरोस को डिफ्लेक्ट करता है।
टाइनी एडमिट करता है कि आर्मर और वेपन्स अच्छे हैं। फिर वह सुनता है लोग प्रिटी लेडी की बात कर रहे हैं। वह शॉपकीपर से इवेंट पूछता है। शॉपकीपर कहता है कि लेडी वालेंशिया आज पर्सनली पेट्रोल करेगी। टाइनी याद करता है कि अरीना ने पहला लव और काइंडनेस दिया, लेकिन क्लो ने होप दी। अरीना के साथ चीजें ठीक नहीं हुई। वह होप करता है कि अगर क्लो उसे एक्नॉलेज करे तो वह सुनिश्चित होगा कि वह वैसे ही जी रहा है जैसा अरीना चाहता था। अपनी प्रीवियस लाइफ में वह इतना फिजिकली मैसिव हो चुका था कि क्लो ने उसे पहचाना ही नहीं, लेकिन इस बार ज्यादा टाइम नहीं बीता, वह अभी भी उसे याद करेगी। इसलिए वह इगार्ड से ऑडियंस का मौका पाने के लिए रश करता है। वहीं खलोए को एडमंड वॉन ल्यूसेंट, काउंट ल्यूसेंट का एल्डेस्ट सन, सिटी का टूर दे रहा है। ब्रैग करता है कि यह सेंट्रल रीजन का सबसे बड़ा सिटी है और सभी स्पेशल स्पॉट्स का लंबा डिस्क्रिप्शन देता है। अचानक खलोए कहती है कि स्लम्स विजिट करना चाहती है कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स के बजाय। एडमंड शॉक होता है। वह कहती है कि वहां के लोग भी सिटीजन्स हैं। नर्वसली वह अग्री करता है। अंदर से वह सोचती है कि लोग उसकी डिमांड्स पर ऐसा रिएक्शन क्यों देते हैं। एडमंड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए क्योंकि वह एयर है। उसके पिता ने हमेशा सिखाया कि वर्किंग क्लास को हेल्प करने से किंगडम फ्लरिश होगा। वह सोचती है कि क्या उसने कुछ अनयूजुअल सिखाया है दूसरों नोबल्स के मुकाबले। वह लोगों की परसेप्शंस बदलना चाहती है, लेकिन जानती है कि एंगेजमेंट के बाद उसकी फ्रीडम कम होगी। वह कंसिडर करती है कि टेम्पल डेडिकेट करे जैसा लोग चाहते हैं, लेकिन यह उसके पिता को सैड करेगा क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह रेस्ट ऑफ लाइफ अकेली रहे। उसी मोमेंट वह टाइनी को अप्रोच करते देखती है, लेकिन गार्ड्स रोकते हैं। एडमंड भी सोचता है कि टाइनी अचानक कैसे आया। टाइनी क्लो की दी हुई रिंग दिखाता है और क्लेम करता है कि उसने दी थी। वह तुरंत बो करता है और उसके शब्द याद दिलाता है कि उसे ढूंढना था। वह उसी वक्त थैंक्स करता है। रिंग देखकर वह पहचानती है, लेकिन अभी भी उसे नहीं पहचानती। उसे याद है कि उसने स्लम में किसी को दी थी, लेकिन अब टाइनी नोबल जैसा दिखता है। समझ नहीं पा रही कि उसने कैसे पाया। टाइनी सच में शॉक्ड है। मीनवाइल गार्ड्स उसके अगेंस्ट वेपन्स रेस करते हैं। खलोए की पर्सनल नाइट विवियन उससे जवाब मांगती है और टाइनी अंदर से कर्स करता है कि उसने जल्दी में उससे मिलने की कोशिश की। बावजूद इसके वह इंसिस्ट करता है कि वह वही बच्चा है जिसे उसने रिंग दी थी। खलोए सुनकर शॉक होती है। टाइनी को उम्मीद थी क्योंकि वह काफी स्ट्रोंगर हो चुका है। वह प्रूफ देने के लिए अपने ब्लैक हेयर की ओर इशारा करता है और याद दिलाता है कि पूरे डची में यही हेयर कलर वाला अकेला व्यक्ति है। खलोए उसकी रीजनिंग स्वीकार करती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि वह इतना चेंज कैसे हुआ। वह पहले छोटा फ्रेजाइल बच्चा था जिसे बोलने में डिफिकल्टी होती थी। वास्तव में वुल्फ ने उसे ऐसा दिखाया था ताकि वह कन्विंसिंग बेगर लगे। जब खलोए कहती है कि वह पहले कितना छोटा था, टाइनी याद करता है कि उसे छोटी और क्यूट चीजों के लिए सॉफ्ट स्पॉट है। अपने दिल को जीतने के लिए वह वॉलिंग को उसकी स्मॉल क्यूट फिजिकल फॉर्म में समन करता है और खलोए तुरंत उसकी अडोरेबलनेस से इम्प्रेस्ड होती है। विवियन चेतावनी देती है कि वॉलिंग एक स्ट्रेंजर की स्पिरिट है। खलोए रीजनिंग करती है कि सिर्फ प्योर हार्ट वाले बच्चे स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वह अग्री करती है, लेकिन हमारे हीरो पर अभी भी कॉशियस रहती है क्योंकि वह वेपन कैरी कर रहा है और स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर भी है। खलोए फेमिलियर का नाम पूछती है। टाइनी बताता है कि उसने उसे वॉलिंग नाम दिया, मतलब मूनलाइट वुल्फ एक ईस्टर्न लैंग्वेज में। नाइट शॉक्ड है कि वह ईस्टर्न टंग जानता है। खलोए नेम की तारीफ करती है और नहीं सोचती थी कि वह सिर्फ 2 मंथ्स में इतना चेंज कर सकता है। वह लगभग 10 साल का लगता है, लेकिन खलोए को नाम का मतलब याद है। टाइनी बताता है कि वह 13 साल का है और उसका नाम टाइनी है। साथ ही मना अनलॉक होने से उसका ग्रोथ एक्सेलरेट हुआ। अंत में खलोए उसे याद कर लेती है, लेकिन विवियन उसे अभी भी सस्पिशियस पाती है और पूछती है कि क्या उसका ब्लड मिक्स्ड रेस है। खलोए प्रोटेस्ट करती है, लेकिन विवियन याद दिलाती है कि यह उसकी ड्यूटी है उसे प्रोटेक्ट करने की। एडमंड अग्री करता है और कहता है कि वह भी टाइनी को सस्पिशियस पाता है और रिकमेंड करता है कि उसे आइसोलेट करके क्वेश्चन किया जाए। इन सबको इग्नोर करते हुए टाइनी डिक्लेयर करता है कि उसे परवाह नहीं कि कोई उसे मानता है या नहीं। वह बस खलोए को उसकी प्रॉमिस याद दिलाता है कि वह उसे हेल्प करेगी जब वह उसे पाएगा। वह प्रॉमिस याद करती है और पूछती है कि वह क्या चाहता है। वह कहता है कि वह इगार्ड से मिलना चाहता है। अब सभी गार्ड्स और विवियन उसके खिलाफ हैं क्योंकि उसने बोल्ड डिमांड की बिना काम खोए। टाइनी रीजनिंग करता है और पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वह एस्गर्ड जैसे किसी को हार्म कर सकता है। आखिरकार इगार्ड लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर है, कॉन्टिनेंट के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स में से एक और डिस्ट्रक्टिव पावर और ओरा यूज कर सकता है। खलोए मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि उसके पिता एम्बेरेस्ड होंगे स्वॉर्ड मास्टर कहलाने में क्योंकि हाल ही में उन्हें कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स में से एक माना गया। टाइनी स्वेट में आ जाता है क्योंकि वह रियलाइज करता है कि एस्गर्ड ने इस टाइमलाइन में अभी तक स्वॉर्ड मास्टर का टाइटल नहीं पाया है।
वह कमेंट ब्रश ऑफ करती है, कहकर कि टाइटल एसगर्ड पर सूट करेगा। गार्ड्स खुश हैं यह सुनकर कि उनके लीडर कितना फेमस है। टाइनी पॉजिटिव इफेक्ट नोटिस करता है। अंत में वह रिवील करता है कि वह एसगर्ड से मिलना चाहता है ताकि फाइल्स में हुए इंसिडेंट के बारे में बता सके, क्योंकि वह इन्वॉल्व्ड है। बाद में खलोए और विवियन डिस्कस करती हैं कि टाइनी ने विवियन को फाइल्स इंसिडेंट के बारे में क्या बताया। खलोए सस्पेक्ट करती है कि उसका गार्ड कुछ छिपा रहा है। विवियन अश्योर करती है कि उसने सब एग्जैक्टली बताया जैसा टाइनी ने कहा। टाइमन डार्क मेज था और उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था। खलोए अग्री करती है कि उसकी टेस्टिमनी उन्हें रियल मास्टरमाइंड तक ले जा सकती है, लेकिन वह इसे अपने घर वापस जाने का एक्सक्यूज भी मानती है क्योंकि वह अपने पिता से मिलना चाहता है। विवियन पॉइंट करती है कि वुलिंग डेंजरस हो सकता है, खासकर जब खलोए उसे इतना क्लोज आने दे रही है। खलोए कंसर्न ब्रश ऑफ करती है, कहकर कि वह क्यूट और स्मॉल है तो हर्ट नहीं कर सकता। विवियन भी उसे अडोरेबल पाती है लेकिन अलर्ट रहती है। फिर खलोए टाइनी का वेयरअबाउट्स पूछती है। विवियन बताती है कि उसे एडमंड ले गया, क्लेमिंग कुछ बिजनेस था। खलोए सोचती है एडमंड का बिजनेस क्या हो सकता है। अचानक वोलिंग उसकी लैब से गायब हो जाता है। मीनवाइल एडमंड टाइनी को डार्क मेज के बारे में इंफॉर्मेशन का प्रिटेंस देकर दूर ले जाता है। इसके बजाय वह उसे लेक्चर देता है कि अपनी प्लेस जानो। टाइनी सेंटेंस कट करता है और सीधे पॉइंट पर आता है। वह डार्क मेज के बारे में जानना चाहता है। एडमंड रिवील करता है कि उसे कुछ पता नहीं, बस एक्सक्यूज था टाइनी को वहां लाने का। वह उसे मैनर्स सिखाना चाहता था। वह उसे स्लैप करने वाला है, लेकिन टाइनी उसका हाथ पकड़ लेता है। एडमंड ओडेसिटी से एंग्री होता है, लेकिन वर्ड्स कट हो जाते हैं जब टाइनी उसका हाथ इतना टाइट स्क्वीज करता है कि वह फ्री नहीं हो पाता। एडमंड थ्रेटन करता है कि खलोए को डिसरिस्पेक्ट के लिए कंप्लेन करेगा। टाइनी डम प्ले करता है और कहता कि उसे नहीं पता कि नोबल क्या है। फिर कहता है कि जो चाहे करो और चैलेंज करता है कि वह दिखाए कि उसकी एक्चुअल बैकबोन क्या है। उसे सस्पेक्ट है कि एडमंड के पास कोई हिडन सपोर्ट है। एडमंड हैप्पीली चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है टाइनी को फॉलो करे। मीनवाइल विवियन टाइनी को सर्च करने निकलती है। जैसे ही वोलिंग डिसअपियर हुआ उन्होंने इमीडिएटली रियलाइज किया कि एडमंड ने टाइनी को बहुत दूर ले लिया, क्योंकि स्पिरिट लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने मास्टर से दूर नहीं रह सकता। वह रश करती है ताकि टाइनी तक पहुंच जाए पहले कि बहुत लेट हो जाए। एडमंड अंदर से ग्रिन करता है, सोचते हुए कि शायद वह आखिरकार लड़के को लेसन सिखा पाएगा, जबकि टाइनी अभी भी बोर्ड नजर आता है। एडमंड उसे लूपस फैमिली के हेडक्वार्टर्स ले जाता है, जहां के गूंस उसे तुरंत पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि वह अचानक क्यों आया है। सोचते हैं कि वह उनके तैयार किए ब्राइब्स देखने आया है। टाइनी उन्हें देखकर डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन एडमंड बस चाहता है कि गैंग लड़के को सबक सिखाए। जब पुरुष पूछते हैं कि वह बच्चा क्यों पीटना चाहता है, लूपस को एडमंड की स्लैप मिलती है। हिंट समझकर लूपस अपने लोगों को आदेश देता है कि लड़के को पकड़ो, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्हें टाइनी पहले ही हर चुका है, इसलिए वे पूरी तरह टेरिफाइड हैं। लूपस गुस्से में होता है कि वे डर के मारे फ्रीज हो गए और उन्हें काम करने का आदेश देता है। वे आर्ग्यू करते हैं कि टाइनी वही है जिसने पहले उन्हें ट्रैश किया था, इसलिए वे छोड़ देते हैं और लूपस खुद लड़ने के लिए तैयार होता है। एडमंड एक्साइटेड है लेकिन शॉक में है जब लूपस का अटैक आसानी से रिपेल हो जाता है। कुछ ही मोमेंट्स में टाइनी लूपस को इतनी ताकत से पीछे धकेलता है कि वह जमीन पर गिर जाता है। एडमंड घटनाओं को देखकर टेरिफाइड होता है और डेस्परेटली लूपस को खुद को प्रोटेक्ट करने का आदेश देता है। टाइनी डार्कली चैलेंज करता है कि लूपस कोशिश करे कि वह एडमंड को प्रोटेक्ट कर सके। अगले हार्ट बीट में दोनों शेयर टेरर से फेंट हो जाते हैं। टाइनी बॉस से ज्यादा उम्मीद रखता था। स्मर्क करते हुए वह मिनियंस की ओर मुड़ता है जो भी फियर में ट्रेम्बल कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद विवियन हेडक्वार्टर्स में हरी करती है टाइनी को बचाने। वह सामने के सीन से स्टन्ड है, खासकर एडमंड की हालत देखकर। टाइनी कैजुअली पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई। विवियन बताती है कि वह खलोए के ऑर्डर्स पर आई है और फिर वह बुक के बारे में पूछती है जिसे वह पढ़ रहा था। वह बुक हाथ में देती है और बताता है कि यह एविडेंस है उन ब्राइब्स का जो एडमंड ने दिए थे और वे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व्ड हैं। वह कॉन्फिडेंट है कि अब विवियन के पास लेजर होने के बाद एडमंड अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर सकता। पुअर लड़की सोचती है कि यह लड़का अब तक कैसी लाइफ जी रहा था। अगले दिन एडमंड को उसके क्राइम्स के लिए काउंट के टेरिटरी से एग्जाइल कर दिया जाता है। वह लंबे समय से लूपस गैंग के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग चला रहा था। काउंट के पास कोई चॉइस नहीं था, बल्कि अपने बेटे को एग्जाइल करना पड़ा ताकि फैमिली नेम साफ रहे। विवियन मेस के लिए अपोलोजाइज करती है। खलोए पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसने कुछ गलत किया। टाइनी कहता है कि वह बिल्कुल भी सॉरी नहीं महसूस कर रहा।
इससे खलोए हंस पड़ती है और कहती है कि रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस डीड्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और लोगों को पनिश करना चाहिए। यही उसके पिता ने सिखाया। विवियन समझ नहीं पाती कि खलोए अब भी डिसअपॉइंटेड क्यों दिख रही है। खलोए एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि उसने एडमोंड को प्रॉपर बीटिंग नहीं दी पहले कि वह भाग जाए। अब टाइनी फाइनली बॉन्ड समझ जाता है जो उनके बीच है। खलोए फेमस यंगेस्ट डॉटर ऑफ एसगर्ड और उसकी गार्ड विवियन एक स्वॉर्ड प्रोडिजी, एक यूनिक पेयर हैं और इंसेपरेबल हैं। टाइनी को मजा आता है कि खलोए ओल्डर की तरह एक्ट कर रही है जबकि वास्तव में वह यंगर है। खलोए उसका एक्सप्रेशन देखती है और पूछती है कि वह क्या सोच रहा है। वह कहता है कि एडमंड ने अपने नोबल स्टेटस पर इतना गर्व किया इसलिए उसे पनिश होना चाहिए। विवेन फिर से डाउट करती है कि वह सच में सिर्फ बच्चा है। फिर खलोए वुलिंग के साथ प्ले करती है और फमिलियर को वुल निकनेम देती है क्योंकि पूरा नाम बोलना बहुत मुश्किल है। कैजुअल देखकर टाइनी पूछता है कि क्या उसने कभी उसके बारे में सस्पिशन किया। खलोए कहती है कि उसने पहले ही रूमर्स सुने थे कि वह वुल्फ की ऑर्गेनाइजेशन डिसमेंटल कर रहा था और विक्टिम्स को फ्री कर रहा था। अब उसने एडमंड को भी एक्सपोज किया है। टाइनी खुश है कि उसे ट्रस्ट मिलता है, लेकिन खलोए वॉर्न करती है कि नेक्स्ट टाइम एक्शन लेने से पहले उसे सब बताना चाहिए। टाइनी तुरंत अग्री करता है। 3 डेज बाद जर्नी में ड्राइवर कैरेज रोकता है। उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि एक एल्फ ज्वाइन करना चाहती है जो उन्हें सरप्राइज करता है। एल्फ खुद को अरीना बताती है, वर्ल्ड ट्री की सर्वेंट। दोनों लड़कियां उसकी अपीयरेंस और मैनर्स से इमीडिएटली एन्चांटेड होती हैं। वहीं हमारा लड़का तुरंत ट्रूथ रिकॉग्नाइज करता है कि अरीना एक्चुअली एक 5 सर्कल डार्क मेज है। हमारे लड़के की दुनिया में एल्व्स फेरीज के डिसेंडेंट्स हैं और यूजुअली एल्फनहीम में रहते हैं। सेंट्रल रीजन में उन्हें देखना रेयर है। ब्यूटी के अलावा एल्व्स पीस लविंग और काइंड हार्टेड होते हैं, इसलिए वह कंफ्यूज्ड है कि एल्फ एक 5 सर्कल डार्क मेज भी है। अरीना खलोए को बताती है कि वह वालेंटिनो टेरिटोरी से गुजर रही है वेबीस्ट किंगडम की ओर। वह पूछती है कि क्या उन्हें उसकी डेस्टिनेशन से अनईजी फील हो रहा है क्योंकि एम्पायर और वेबीस्ट किंगडम अक्सर एट ऑड्स रहते हैं। खलोए कंसर्न ब्रश ऑफ करती है, बल्कि जानना चाहती है कि अरीना इतनी दूर क्यों ट्रैवल कर रही है। अरीना बताती है कि यह उसका ट्रेनिंग है। खलोए तुरंत गेस करती है कि वह एलीट वॉरियर बनने की ट्रेनिंग कर रही है। अरीना कंफर्म करती है, लेकिन उसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि वह स्पिरिट का ओनर ढूंढे। खलोए एक्सप्लेन करती है कि वोलिंग वास्तव में टाइनी का है। उसे देखकर वह कमेंट करती है कि ह्यूमन स्पिरिट मेज से मिलना रेयर है। टाइनी ने पहले ही फिगर आउट कर लिया है कि वह गेस्टायन एक्सपेक्ट कर रहा था। उसे नहीं लगा था कि वह इतनी पावरफुल होगी, इसलिए वह प्रिटेंड करता है कि टोटल ओ में है। एक्टिंग फर्स्ट टाइम एल्फ देख रहे हो। दोनों लड़कियां सरप्राइज्ड हैं कि वह ऐसा एक्ट कर रहा है। वह रियलाइज करता है कि वे कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अरीना वुलिंग की ट्रू पावर सेंस नहीं कर सकती। ओनर के रूप में सिर्फ वह ही उसकी फुल पोटेंशियल जानता है। वह कर्स करता है कि इतनी पावरफुल मैजिक छिपाना इतना आसान क्यों है। अरीना मीनवाइल टाइनी को मैजिक डिस्प्ले करती है और वह मना देख सकता है जो उसके बॉडी से एमिट हो रही है। यह उसे याद दिलाता है कि जब आर्गोन ने उसे मना परसीव करना और टाइप्स डिस्टिंग्विश करना सिखाया था।